चलिए सभी लोग को फिर से बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने पिछले क्लास में बिहार के ज्योग्राफी के बारे में पढ़ा है, क्लास 10th ज्योग्राफी। उसमें हम लोगों ने बिहार के जल संसाधन के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वह वन संसाधन और खनिज संसाधन के साथ ऊर्जा संसाधन है। हम लोगों ने जल संसाधन के बारे में पढ़ा है पिछले क्लास में। आगे हम लोग पढ़ते हैं बिहार प्राकृतिक संसाधन, जो हमारा चैप्टर चल रहा है, 10th चैप्टर चल रहा है बिहार प्राकृतिक संसाधन। उसमें हम लोगों ने जल संसाधन तक पढ़ लिए हैं। अब हम लोग अगला जो टॉपिक है हमारा वह है वन संसाधन। जल संसाधन तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है बिहार वन संसाधन। चलिए देखते हैं। बिहार में प्राकृतिक वनों का अभाव पाया जाता है। बिहार में प्राकृतिक वनों का अभाव पाया जाता है। बिहार के कुल क्षेत्रफल का मात्र 7306 वर्ग किलोमीटर अर्थात मात्र देख लिए 9.9% भूभाग पर ही क्या है, प्राकृतिक रूप से वन पाए जाते हैं। यानी कितना क्षेत्रफल पर मात्र, देखिए मात्र जो है 7306 किलोमीटर पर स्क्वायर, यानी 7306 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल पर ही मात्र वन है। यानी इसको प्रतिशत में देखेंगे तो 9.9% ही है पूरे बिहार का कुल क्षेत्रफल का, भूभाग का। और हम लोग को पता है बिहार का कुल क्षेत्रफल जो है कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर, यानी किलोमीटर स्क्वायर। ये कुल क्षेत्रफल है बिहार का। उसमें मात्र 7306 वर्ग किलोमीटर में ही अर्थात 9.9% भूभाग पर ही वन है। यानी वन का अभाव पाया जाता है बिहार में, वन नहीं है, बहुत कम है। राष्ट्रीय स्तर पर कम से कम 33%, राष्ट्रीय स्तर पर कम से कम 33% वन का होना अनिवार्य है। यानी अच्छे पर्यावरण, संतुलित पर्यावरण के लिए कम से कम समस्त भूखंड का, समस्त जो क्षेत्रफल है उसका कम से कम 33% क्षेत्रफल वन होना अनिवार्य है। बिहार में कैमूर और पश्चिम चंपारण में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। क्वेश्चन आएगा 1 नंबरिया में, बिहार में कैमूर और पश्चिम चंपारण ये दो ऐसे जिला है बिहार के जहाँ पे वन सबसे अधिक पाए जाते हैं। जबकि शिवहर और शेखपुरा दोनों 100 से है, शिवहर और शेखपुरा में सबसे कम वन पाए जाते हैं। तो बिहार में सबसे अधिक वन किन जिलों में पाया जाता है, तो कैमूर और पश्चिम चंपारण में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। और सबसे कम वन कहाँ पाए जाते हैं, तो शिवहर और शेखपुरा में सबसे कम वन पाया जाता है। बिहार में मुख्य रूप से आर्द्र पर्णपाती, बिहार में मुख्य रूप से आर्द्र पर्णपाती तथा शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। बिहार में मुख्य रूप से कितने प्रकार के, कितने तरह के वन पाए जाते हैं, तो दो तरह के, एक है आर्द्र पर्णपाती और दूसरा है शुष्क पर्णपाती। तो आगे देखते हैं कि आर्द्र पर्णपाती क्या है और शुष्क पर्णपाती वन क्या है, इसकी क्या क्या विशेषता है। तो चलिए देखते हैं। आर्द्र पर्णपाती वन, यह वन 120 सेंटीमीटर से, यह वन 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। यानी यह वन, इस वन की खासियत है कि यह वन उसी क्षेत्र में पाए जाएंगे जहाँ पे अधिक वर्षा होती होगी, यानी वर्षा की मात्रा 120 सेंटीमीटर से अधिक होती है, वहीं पर यह वन जो है पाया जाता है। यह वन मुख्य रूप से पश्चिम चंपारण, सुपौल, अररिया और किशनगंज जिले में पाए जाते हैं। इसका मतलब है कि इन जिलों में 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, यानी अधिक वर्षा होती है। कौन कौन से जिला है, तो पश्चिम चंपारण, कौन कौन से जिला है, पश्चिम चंपारण, सुपौल, अररिया और किशनगंज, ये जिला है जहाँ पे
आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ये मतलब यहाँ पे जो बारिश की जो मात्रा है वो 120 सेंटीमीटर से अधिक होती है। इस वन में साल वृक्ष की प्रधानता होती है। क्वेश्चन आएगा कि आर्द्र पर्णपाती वन में मुख्य रूप से कौन से पेड़ पाए जाते हैं या वृक्ष पाए जाते हैं, तो क्या बोलेंगे, साल का वृक्ष। यह जो है साल का वृक्ष जो है मोटे और लंबे होते हैं। साल का वृक्ष क्या होता है, मोटे और लंबे होते हैं। तो आर्द्र पर्णपाती का खासियत क्या है, यह अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है। इस वन में मुख्य रूप से साल के वृक्ष पाए जाते हैं जो बहुत लंबे और मोटे होते हैं। इसमें आर्द्र पर्णपाती में मुख्य रूप से पश्चिम चंपारण, सुपौल, अररिया और किशनगंज जिला आता है। क्योंकि यहाँ पे बारिश अधिक होती है इसलिए इस वन का विकास इस क्षेत्रों में, इन जिलों में अधिक होता है। अगला है शुष्क पर्णपाती वन। शुष्क पर्णपाती वन, यह वन 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। यानी 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहाँ पे आर्द्र पर्णपाती वन, और 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ पे शुष्क पर्णपाती वन पाया जाता है। यह मुख्य रूप से पूर्वी मध्यवर्ती मैदान, दक्षिणी पठार के पश्चिम के क्षेत्रों में पाई जाती है। यानी पूर्वी बिहार के पूर्वी मध्यवर्ती मैदान या बीच का जो मैदान है, पूर्वी मध्यवर्ती मैदान है वहाँ, और बिहार के दक्षिण के पठार का जो पश्चिमी भाग है वहाँ पाई जाती है। इस वन में विभिन्न प्रकार के वृक्ष, इस वन में विभिन्न प्रकार के वृक्ष, झाड़ियाँ, घास एवं लताएं पाई जाती है। यानी इस वन की खासियत क्या है कि हमें बहुत सारे प्रकार के वृक्ष भी पाए जाते हैं, झाड़ी, घास, लता सभी पाए जाते हैं। मैदानी भागों में ये जो है, ये पठारी भागों की बात हो रही है, भागों में पठारी भागों में जो वृक्ष, झाड़ी, घास और लता पाई जाती है। जबकि इसी पर्णपाती, शुष्क पर्णपाती वन की बात करें तो मैदानी भागों में, बिहार के मैदानी भागों में आम, शीशम, जामुन, कटहल आदि वृक्ष पाए जाते हैं। यानी ये जो है ये दक्षिणी भाग में बिहार के, और ये मैदानी यानी उत्तरी भाग में ये सब वन पाए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इस वन के वृक्ष ग्रीष्म काल के आरंभ में पत्ते गिरा देते हैं, जिसे पतझड़ वन भी कहा जाता है। ये खास तौर से यह जो मैदानी भाग है बिहार के, जैसे पटना के गंगा नदी के उत्तर में जो भी जिले हैं वहाँ पे जैसे ही गर्मी आरंभ होती है तो पतझड़ का एक सीजन आता है ठंड के बाद, उसमें वृक्ष, पेड़ पौधे जो है अपना पत्ता गिरा देते हैं, फिर से नया पत्ता को पनपाते हैं, फिर से नए पत्ते आते हैं पेड़ में, इसलिए इसको क्या बोला गया, पतझड़ वन भी कहा गया है। इसमें आम, महुआ, शीशम, कटहल मुख्य रूप से पाए जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे वन का प्रकार देख लिए, आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन। आर्द्र पर्णपाती वन जहाँ पे वर्षा 120 सेंटीमीटर से अधिक होती है, और शुष्क पर्णपाती वन जहाँ पे वर्षा 120 सेंटीमीटर से कम होती है। अब देखते हैं वन संरक्षण। वन संरक्षण का मतलब वन का बचाव, सुरक्षित करना, वन का सुरक्षित, वनों को सुरक्षित करना क्या कहलाता है, वन संरक्षण। ये बहुत ही जरूरी है हमारे पर्यावरण के दृष्टिकोण से। तो देखते हैं वन संरक्षण क्या है। तो वनों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने 1952 में प्रथम बार भारत सरकार जो है वन के संरक्षण के लिए 1952 में राष्ट्रीय वन नीति अपनाई थी। प्रथम बार भारत में वनों के संरक्षण के लिए प्रथम कदम जो है 1952 में राष्ट्रीय वन नीति के तहत उठाई गई थी। इसके लिए देहरादून है, उत्तराखंड में पड़ता है, उत्तराखंड राज्य में है देहरादून में वन अनुसंधान केंद्र खोले गए हैं। देहरादून में क्या खोला गया, वन अनुसंधान केंद्र खोले गए। यानी वहाँ पे वनों पर रिसर्च करने के लिए कि इसका संरक्षण कैसे किया जाए, इसको बढ़ावा कैसे दिया जाए, क्योंकि यह हमारे पर्यावरण से संबंधित है। वन से ही हमारा पर्यावरण संतुलित रहता है। तो
उसके बाद पहला जो वन संरक्षण अनुसंधान जो है, वन अनुसंधान केंद्र खोले गए देहरादून में राष्ट्रीय वन नीति के तहत। उसके बाद आगे चल करके रांची, पालमपुर, बेंगलोर, कोयम्बटूर एवं अकोला में वानिकी शिक्षा आरंभ की गई। वानिकी शिक्षा यानी यहाँ पे वानिकी का पढ़ाई होती है, यहाँ पे कोर्स होती है। यहाँ पे इन सब शहरों में जैसे रांची, पालमपुर, बेंगलुरु, कोयम्बटूर और अकोला में वानिकी शिक्षा के लिए कॉलेज, इंस्टीट्यूट वगैरह जो है स्थापित की गई, ताकि वन संरक्षण का जो वन संरक्षण के जो हमारा जो नीति है, सरकार का जो नीति है, उसे आगे बढ़ाया जाए और जो है इससे संबंधित जो भी शिक्षा जो है आरंभ की गई विभिन्न शहरों में, जो वानिकी शिक्षा के नाम से जानी जाती है। हम लोग फिर आगे सामाजिक वानिकी पढ़ेंगे। सामाजिक वानिकी क्या है, अब देखते हैं वन संरक्षण के क्या क्या उद्देश्य है। यानी वन संरक्षण हम किस लिए करते हैं, वनों का संरक्षण किस लिए जरूरी है, इसका उद्देश्य क्या है। तो इसमें पहला जो है वनों की सुरक्षा, यानी वन संरक्षण का सबसे पहला जो उद्देश्य है वो है वनों की सुरक्षा करना, वनों की सुरक्षा करना। दूसरा है वन आवरण को बढ़ाना। जैसे कि अभी बताए हैं कि कम से कम 33% भूभाग पर वन होना अनिवार्य है पर्यावरण संतुलित के लिए। इसलिए वन आवरण को बढ़ाना वन संरक्षण का मुख्य उद्देश्यों में से एक है। यानी वनों की सुरक्षा करना, वन आवरण को बढ़ाना और भूमि अपरदन का नियंत्रण करना। जिस क्षेत्र में वन यानी पेड़ पौधे नहीं होते हैं वहाँ पे भूमि का कटाव यानी अपरदन बहुत तेज़ी से होती है। जैसे हम लोग कोई भी जलाशय है तो जो बांध वगैरह है, बांध पे अगर वृक्ष यानी पेड़ पौधे नहीं होते हैं तो बारिश या बाढ़ के समय उसका कटाव होकर के, मिट्टी का कटाव होकर के टूट जाते हैं। इसलिए भूमि अपरदन यानी मिट्टी को बहने से, कटाव होने से रोकने के लिए वृक्ष का लगना, वृक्ष का होना बहुत जरूरी है। तो वन संरक्षण का उद्देश्य हो गया वनों की सुरक्षा करना, वन आवरण को बढ़ाना, भूमि अपरदन को रोकना। इसके अलावा जो मरुस्थल का जो प्रसार है, यानी जिस क्षेत्र में वन नहीं पाया जाता है वहाँ पे मिट्टी की गुणवत्ता जो है अच्छी नहीं होती है, उस बालू जैसा हो जाती है, जिसे मरुस्थल बोलते हैं। यानी मरुस्थल प्रसार को रोकना। चौथा उद्देश्य क्या है, मरुस्थल प्रसार को रोकना। पांचवा है जैव विविधता का संरक्षण। जैव विविधता हम लोग पढ़ चुके हैं, जैव विविधता क्या है। तो वन के संरक्षण करने से जैव विविधता का भी संरक्षण होता है। तो जलवायु परिवर्तन को सामान्य बनाना। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि अभी जलवायु परिवर्तन जो है बहुत ही वैश्विक चिंता का विषय हो गया है। इसके लिए बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जो अभी तक हद तक सफल नहीं हो पाई है। लेकिन राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी सरकारें हैं वो इस पे लगातार कोशिश कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो जलवायु परिवर्तन को सामान्य बनाने में वनों का संरक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब है सामाजिक वानिकी। क्या है सामाजिक वानिकी क्या है? तो वनों का संरक्षण का उद्देश्य हम लोग देख लिए कि वनों की रक्षा करना है, उसके बाद भूमि अपरदन को रोकना है, वन आवरण को बढ़ाना है, उसके बाद मरुस्थल प्रसार को रोकना है, मृदा जैव विविधता को संरक्षण करना है और जलवायु परिवर्तन को सामान्य बनाना है। ये वन संरक्षण का मूल उद्देश्य है। अब है सामाजिक वानिकी। सामाजिक वानिकी क्या है? तो पड़ती या बेकार पड़े बंजर भूमि पर वृक्षारोपण करना सामाजिक वानिकी कहलाता है। हम लोग देखे होंगे इधर उधर अपने आसपास बहुत सारे ज़मीन होते हैं जिसमें खेती नहीं होती, ऐसी यूं ही बेकार बंजर पड़े रहते हैं। वो अच्छा नहीं है। वो बेकार बंजर पड़े रहने से अच्छा है कि वहाँ पे वृक्षारोपण कर दे, ताकि वृक्षारोपण करने से
हमारा पर्यावरण संतुलन होगा और पेड़ पौधा जो है वर्षा में भी सहायक होती है। हम लोग पढ़ चुके हैं इससे पहले के क्लास में। तो पड़ती या बेकार जो बंजर है हमारे पास आसपास, चाहे निजी हो या सरकारी हो, सरकार के तरफ से उसके लिए सामाजिक वानिकी बहुत युद्ध स्तर पर वृक्षारोपण कर इसको फलीभूत किया जा रहा है। और निजी क्षेत्र में भी जिनके पास अपना ज़मीन खाली पड़ा हुआ है उसमें सामाजिक वानिकी के आधार पर उसमें वृक्षारोपण करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पड़ती या बेकार पड़े बंजर भूमि पर वृक्षारोपण करना क्या कहलाता है? सामाजिक वानिकी। तो सामाजिक वानिकी का उद्देश्य क्या है? आखिर सामाजिक वानिकी क्यों की जाती है? तो फर्नीचर यानी लकड़ी की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए, जैसे अभी बढ़ती हुई जनसंख्या, इतना जनसंख्या बढ़ रही है कि फर्नीचर का डिमांड जो है, मांग जो है वह पूरा नहीं हो पा रही है। तो ये सामाजिक वानिकी के अनुसार अगर हम वृक्षारोपण करेंगे तो फर्नीचर के लिए लकड़ी की मांग को कुछ हद तक पूरा किया जा सकता है। दूसरा है पर्यावरण को संतुलित करना। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि सामाजिक वानिकी के द्वारा जो वृक्षारोपण किए जाएंगे या वृक्षारोपण जो किया जाता है उससे पर्यावरण संतुलित होती है। और वन्य जीवों की सुरक्षा, बहुत सारे पेड़ पौधे, जीव जंतु, पक्षी है जिनका आश्रय आवास जो है वह वन है यानी पेड़ पौधा है। तो पेड़ पौधा यानी वृक्षारोपण जो है सामाजिक वानिकी के आधार पर अगर वृक्षारोपण करेंगे तो इससे वन्य जीवों की सुरक्षा भी आसानी से हो जाएगी। इससे जैव विविधता भी संतुलित रहेगी। इस तरह से सामाजिक वानिकी का उद्देश्य क्या है देख लिए, सामाजिक वानिकी क्या है ये भी देख लिए। अब आगे देखते हैं कि वन्य जीव एवं उनका संरक्षण, यानी पौधों के वन संरक्षण के अंतर्गत जो है वन्य जीव एवं उनका संरक्षण कैसे किया जाए, क्यों किया जाए ये देखते हैं। तो पशु पक्षियों के शिकार पर रोक, यानी वन्य जीव और एवं उनका संरक्षण किस प्रकार से कर सकते हैं। तो पहला क्या है कि पशु पक्षियों के शिकार पर रोक, है ना, शिकार पर रोक लगाना, यानी रोक लगाना, यानी पशु पक्षियों के शिकार पर अगर रोक लग जाएगा तो वन्य जीव और उनका जो है संरक्षण हो जाएगा, संरक्षण होगा। दूसरा है राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य का विकास करके, यानी राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य का विकास या स्थापना करके वन्य जीव संरक्षण हम कर सकते हैं। अगला है वन्य जीवों के समुचित आवास एवं भोजन की उपलब्धता प्रदान करना, यानी वन्य जीवों को समुचित आवास यानी उनके रहने के लिए घर, आवास, जहां वह आराम से बिना किसी डर भय के वह आराम से वहां रह सके, एवं भोजन संबंधी जो उनका आवश्यकता है उसको वो आसानी से उपलब्ध हो जाए। इस प्रकार उनका संरक्षण हो जाएगा। अगला है वन्य जीवों को विभिन्न बीमारियों से बचाना, वन्य जीवों को विभिन्न बीमारियों से बचाना, यानी नियमित रूप से वन्य जीवों को जो विभिन्न प्रकार के महामारी से यानी बीमारी से जो ग्रसित हो जाते हैं उनके बचाव के लिए जागरूक होना होगा। इससे वन्य जीव का जो पशु पक्षी है उनमें महामारी से बचाव होगा और उनका संरक्षण होगा। अब देखते हैं बिहार में कुल 14 वन्य जीव अभयारण्य हैं। बिहार में कुल कितने वन्य जीव अभयारण्य हैं? तो 14। अगर पूछ दे ऑब्जेक्टिव में बिहार में कुल कितने वन्य जीव अभयारण्य हैं तो कितने हैं? 14 है। तो इस तरह से हम देखें कि वन्य जीव एवं उनका संरक्षण के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, वन्य जीव एवं उनका संरक्षण के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो पशु पक्षियों के शिकार पर
रोक लगा सकते हैं, राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य का विकास कर सकते हैं, वन्य जीवों के समुचित आवास एवं भोजन की उपलब्धता को प्रदान कर सकते हैं, वन्य जीवों को विभिन्न बीमारियों से बचा सकते हैं। इन सब इन सब कामों को करके हम लोग वन्य जीवों और उनका संरक्षण कर सकते हैं। तो बिहार में कुल कितने वन्य जीव अभयारण्य हैं? तो बिहार में कुल मिलाकर के 14 वन्य जीव अभयारण्य हैं। अब देखते हैं बिहार के प्रमुख अभयारण्य। बिहार के प्रमुख अभयारण्य, पहला है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पे है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम चंपारण में है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं, यह फोटो है वाल्मीकि नगर का। और ये जो है टाइगर रिजर्व है, बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व जो है बाघों के संरक्षण के लिए एकमात्र जो है वह बिहार के पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर में है, जो बाघों के संरक्षण के लिए यह उद्यान जो है स्थापित की गई है। और यह बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो बाघों को संरक्षण प्रदान करती है। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे टाइगर है, बाघ है। मुख्य रूप से इसी के संरक्षण के लिए, बाघों के संरक्षण के लिए इस उद्यान का विकास और स्थापना की गई है। दूसरा है गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? गया में है। गया में ही गौतम बुद्ध को क्या हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो इसलिए उन्हीं के नाम पर जो गया में वन्य जीव अभयारण्य स्थापित की गई है, उसका नाम गौतम बुद्ध के ही नाम पर रखा गया है। तो यहाँ पे विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पशु पक्षी के लिए के अभयारण्य है संरक्षण के लिए। तीसरा है भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य जो मुंगेर में है। भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य जो है सो मुंगेर में है। उसके बाद है कैमूर वन्य जीव अभयारण्य। वो कैमूर और रोहतास यानी दोनों जिला में संयुक्त रूप से है, दोनों के बॉर्डर पे पड़ता है। कुछ भाग कैमूर में है, कुछ भाग रोहतास में है, इसलिए ये जो है कैमूर रोहतास के दोनों जिलों में यह क्षेत्र में फैला हुआ है। एक है नागी नटकी बांध वन्य जीव अभयारण्य। ये जो है नागी नटकी जो है ये मुख्य रूप से पक्षियों के लिए है। किसके लिए है? मुख्य रूप से पक्षियों के संरक्षण के लिए ये एक बांध है, झील नुमा बांध है, जो यहाँ पे पक्षियों का जो है इस अभयारण्य में पक्षियों के लिए विशेष संरक्षण के लिए इसका निर्माण किया गया है। इसका उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर चुके हैं 1-2 साल पहले। अब है अगला है कांवर पक्षी विहार। कांवर पक्षी विहार बेगूसराय में है। बेगूसराय जिला में ये कांवर पक्षी विहार जो है प्रवासी पक्षियों के संरक्षण के लिए है। यहाँ पे प्रवासी पक्षी हर साल बहुत दूर साइबेरिया से आते हैं, साइबेरिया से आते हैं साइबेरियन पक्षी, और यहाँ पे प्रवासी के रूप में यहाँ आते हैं और कुछ समय तक, कुछ महीनों तक यहाँ रुक करके अपना जो इनका प्रजनन कार्य है उसको पूरा करके फिर ये वापस अपने देश साइबेरिया लौट जाते हैं। तो इनके संरक्षण के लिए यहाँ पे कांवर पक्षी विहार जो है यहाँ पे स्थापित किया गया है, संरक्षित किया गया है। अगला है कुशेश्वर स्थान जीव अभयारण्य। कुशेश्वर स्थान जो है दरभंगा में है। कहाँ है? दरभंगा में है। ये भी जो है सो पशु पक्षियों के संरक्षण के लिए इस अभयारण्य को विकसित किया गया है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इन सब जिलों में इस नाम से प्रमुख अभयारण्य है वन्य जीवों के संरक्षण के लिए। और ये बिहार का प्रथम जो है राष्ट्रीय उद्यान, इसको याद रखना है कि बिहार का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व यानी बाघों के संरक्षण के लिए है, जिसमें मुख्य रूप से टाइगर यानी बाघ है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे और भी जीव जंतु जानवर जैसे हाथी, बंदर, पक्षी, बहुत सारे हिरन, बहुत सारे जानवर हैं, लेकिन ये मुख्य रूप से बाघों के लिए ये बाघों के संरक्षण के लिए इसे विकसित किया गया है। चलिए अब देखते हैं, हम लोग बिहार का वन संसाधन देख लिए, वन पर आधारित जो
जीव जंतुओं का संरक्षण है वो देख लिए। अब देखते हैं बिहार के खनिज संसाधन। बिहार के खनिज संसाधन, पहले देखते हैं खनिज क्या है। खनिज क्या है, यानी खनिज यानी मिनरल। खनिज यानी मिनरल। मिनरल क्या है यानी खनिज क्या है, देखते हैं। तो खनिज जो है वो प्राकृतिक रूप से पृथ्वी की गहराई में, प्राकृतिक रूप से पृथ्वी के गहराई में पाए जाने वाले अकार्बनिक ठोस पदार्थ खनिज कहलाते हैं। यानी खनिज जब भी होगा तो प्राकृतिक होगा, यानी मैन मेड, यानी मानव उसे नहीं बना सकता है। वह प्राकृतिक रूप से ही वह उपलब्ध होती है, जो धरती के परत के नीचे यानी गहराई में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है ठोस अवस्था में। और ये कैसा है, तो अकार्बनिक ठोस पदार्थ है और ये प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। इसे क्या बोलते हैं, खनिज कहते हैं। और इसी खनिज का विभिन्न प्रक्रिया के द्वारा विभिन्न प्रकार के धातु एवं अन्य उपयोगी सामान जो है बनाया जाता है। देखते हैं बिहार में उपलब्ध खनिजों का भंडार पठारी भागों में पाया जाता है। इन खनिजों में मुख्य रूप से पायराइट, चूना पत्थर, बॉक्साइड, फेल्सपार, मैग्नेटाइट, क्वार्टज इत्यादि पाया जाता है। अब जब से झारखंड बिहार से अलग हुआ है तब से बिहार में खनिज संसाधन की कमी हो गई है। यानी पुराना जो बिहार था जिसमें झारखंड भी शामिल था, और हम लोग पढ़े हैं कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड अलग हो गया। उससे पहले का जो पूरा संपूर्ण बिहार था, उस समय बिहार खनिज संसाधन में बहुत ही धनी था, रिच था। यहाँ पे खनिज संसाधन बहुत ही बड़े मात्रा में था। लेकिन जब से झारखंड अलग हुआ है तब से खनिज संसाधन का अधिकांश मात्रा, मतलब बहुत सारा जो भाग है, अधिकांश भाग वह झारखंड के भाग में चला गया और कुछ भाग अल्प मात्रा में ही बिहार में बचा है, जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे बिहार के बारे में। तो यहाँ पे मुख्य रूप से क्या है बिहार में, पायराइट, चूना पत्थर, बॉक्साइट, फेल्सपार, मैग्नेटाइट और क्वार्टज, ये सब कुछ जमुई में सोना भी जो है सो सोना भी का भी खोज हुआ है। इस तरह से बिहार में इन सब खनिजों का जो है भंडार पाया जाता है। लेकिन अधिकांश जो खनिज का मात्रा है, कोयला वगैरह जो लोहा वहा, वो सब चला गया है झारखंड में। तो खनिजों को हम जो है 3 भागों में बांट सकते हैं। खनिज को 3 भाग में बांट सकते हैं। देखते हैं, ये सब देखिए खनिज का है, ये सब खनिज का फोटो है। इस फोटो में देख सकते हैं बहुत सारे मिनरल्स है। चलिए आगे देखते हैं। खनिज को 3 भागों में हम लोग बांट सकते हैं। पहला है धात्विक खनिज। धात्विक खनिज यानी वैसा खनिज जिसमें धातु की प्रधानता हो, जिससे हम धातु का निष्कर्षण या धातु उससे बनाते हैं, प्राप्त करते हैं। देखते क्या है धात्विक खनिज। तो यह पराया अयस्क के रूप में पाया जाता है। यानी अयस्क उसे बोलते हैं जिससे हम किसी धातु का निष्कर्षण यानी उत्पादन करते हैं। खनिज में जिस धातु का अधिक मात्रा पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, अयस्क बोलते हैं। उस धातु का अयस्क बोलते हैं। और अयस्क से ही हम लोग क्या बनाते हैं, उस धातु को निष्कर्षित करके वो धातु का उत्पादन करते हैं। देखते हैं इनमें विभिन्न धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है। क्या करते हैं इनसे, यानी अयस्क जो है, अयस्क से विभिन्न धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है, जैसे लोहा, तांबा, सोना, चांदी, एल्युमिनियम इत्यादि। ये सब धातु है, इसीलिए इसको बोलते हैं धात्विक खनिज। तो इनमें से केवल बॉक्साइट, टीन और सोना बिहार में पाया जाता है। बिहार में मुख्य रूप से कौन कौन से धातु पाया जाता है, तो बॉक्साइट, टीन और सोना जो है मुख्य रूप से बिहार में पाया जाता है। सोना का उत्पादन अभी शुरू नहीं हुआ है। जमुई जिला में इसका भंडार पाया गया है, खोजा गया है, लेकिन अभी इसका उत्पादन शुरू नहीं हुआ है। अब अगला देखते हैं अधात्विक खनिज। यानी
ऐसा खनिज जिसमें जो धातु का खनिज नहीं है, अधातु का है। जैसे बिहार में अधात्विक खनिजों में अभ्रक, चूना पत्थर, पायराइट, चीनी मिट्टी, ग्रेफाइट, डोलोमाइट, एस्बेस्टस इत्यादि पाए जाते हैं। ये सब अधात्विक खनिज है, यानी ये सब धातु नहीं है, अधातु है। और उपधात्विक खनिज में यानी धातु वाला में देख लिए सोना, चांदी, एल्युमिनियम ये सब होता है, जिसमें से बॉक्साइड, टिन और सोना ही बिहार में उपलब्ध है उसका खनिज। और अधात्विक में देख लिए कि ये अभ्रक, चूना पत्थर, पायराइट, चीनी मिट्टी, ग्रेफाइट, डोलोमाइट, एस्बेस्टस इत्यादि जो है अधात्विक खनिज के रूप में बिहार में पाया जाता है। तीसरा है आणविक खनिज। आणविक खनिज में मुख्य रूप से यूरेनियम है। कौन है? यूरेनियम है। बिहार में इसका भंडार अल्प मात्रा में गया जिला में पाया जाता है। बिहार में अल्प मात्रा में यूरेनियम का भंडार जो है कहाँ है? गया जिला में है, जिसका उत्पादन नहीं होती है। बस इसका खनिज पाया जाता है बहुत ही अल्प मात्रा में, इसलिए इसका उत्पादन अभी नहीं हो रही है। और इससे पहले झारखंड में, जब झारखंड के जादूगोड़ा में यूरेनियम का बहुत बड़ा भंडार है, वहाँ पे यूरेनियम का बहुत अच्छी मात्रा का यूरेनियम झारखंड के जादूगोड़ा में पाया जाता है। बिहार में अच्छे किस्म का यूरेनियम नहीं है, अभी गया में है, गया जिला में अभी अल्प मात्रा में है। यूरेनियम का उपयोग जो है ये आणविक खनिज है। इसका उपयोग विद्युत उत्पादन में और सामरिक उद्देश्यों जैसे बम बारूद बनाने में, परमाणु आयुध वगैरह बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं, बिहार में पाया जाने वाला प्रमुख खनिज। अब हम लोग खनिज को 3 भागों में बांट के पढ़ चुके हैं, धात्विक, अधात्विक और आणविक। अब जो भी खनिज हम लोग बिहार में जो देखे हैं उसके बारे में अब थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि बिहार में जो खनिज पाया जाने वाला जो खनिज प्रमुख खनिज है उसके बारे में पढ़ते हैं। पहला है पायराइट। पहला कौन सा है? पायराइट। पायराइट देखिए, पायराइट है, ये पायराइट देखने में ऐसा ही है, पायराइट का यह खनिज है। देखते हैं क्या कि पायराइट का भंडार में बिहार प्रथम स्थान पर है। यानी प्रथम स्थान का मतलब किससे? यानी पूरे भारत में पायराइट के भंडार में बिहार प्रथम स्थान पर है। बिहार के रोहतास जिला में पायराइट का बड़ा भंडार पाया जाता है। यानी भारत में सबसे अधिक पायराइट का उत्पादन और भंडार जो है बिहार में है। और बिहार में सबसे बड़ा भंडार, सबसे अधिक भंडार जो है रोहतास जिला में है। अब देखते हैं पायराइट जो है देखने में ऐसा लगता है, और पायराइट का उपयोग क्या है सो देखते हैं। तो पायराइट का उपयोग सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 बनाने में, पहला उपयोग क्या है? एसिड बनाने में, सल्फ्यूरिक एसिड यानी सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में। दूसरा है आयरन सल्फेट बनाने में, यानी आयरन सल्फेट के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। रासायनिक उद्योगों में, यानी जो भी केमिकल इंडस्ट्री है भारत में या जहाँ भी है उसमें भी पायराइट का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा रबर, चीनी, कागज उद्योग में, यानी इन सब चीज़ों को बनाने में उसका सहयोग लिया जाता है। उसके बाद है सोना के अयस्क के रूप में, यानी ये जो है सोना के अयस्क के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, हालांकि इससे सोना का उत्पादन नहीं होता है। अब है नोट देखेंगे। आयरन पायराइट को मूर्खों का सोना, आयरन पायराइट को मूर्खों का सोना भी कहा जाता है, क्योंकि यह देखने में सोना जैसा लगता है। मतलब मूर्ख आदमी को, जिसे मूर्ख आदमी यानी लोगों को मूर्ख बनाया जा सकता है, ठगा जा सकता है कि ये सोना है, ये ले लो, और मूर्ख लोग इसको सोना समझ करके खरीद लेंगे। इसलिए इससे क्या बोला गया है? मूर्खों का सोना। वास्तव में सोना है नहीं, ये सोना जैसा दिखता है, इसलिए मूर्ख लोगों को सोना कह करके बेचा जा सकता है। बहुत लोग ठगाए भी है। खुद मेरी नानी भी
इसका शिकार है मूर्खों का सोना से। चलिए आगे देखते हैं बॉक्साइट। बॉक्साइट बॉक्साइट क्या है? देखिए बॉक्साइट ये है, या बॉक्साइट का यह खनिज है, देखने में ऐसा लगता है इससे एल्युमिनियम धातु का उत्पादन किया जाता है। क्या देखिए यह एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क है, यानी बॉक्साइट जो है, बॉक्साइट से ही मुख्य रूप से एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण यानी उत्पादन किया जाता है। पूछा कि एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क क्या है, तो बॉक्साइट है। बॉक्साइट खनिज का यानी इसका भंडार बिहार के मुंगेर तथा रोहतास जिला में पाया जाता है। यानी बॉक्साइट खनिज का भंडार कहाँ पाया जाता है बिहार में, तो मुंगेर और रोहतास में। कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो मुंगेर और रोहतास में बॉक्साइट खनिज का भंडार पाया जाता है। अब देखते हैं इसका उपयोग क्या है, यानी एल्युमिनियम का उपयोग क्या है। तो बिजली के तार बनाने में जो वायरिंग होती है बिजली वाला, उसमें कॉपर भी होता है, एल्युमिनियम भी होता है। ये कॉपर थोड़ा महंगा होता है और एल्युमिनियम सस्ता होता है। तो बिजली का तार बनाने में, उसके बाद बर्तन एवं मूर्ति बनाने में एल्युमिनियम का बर्तन भी होता है, मूर्ति निर्माण में भी एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है। उसके बाद पेंट पाउडर एवं फॉयल बनाने में, पेंट पाउडर एवं फॉयल बनाने में एल्युमिनियम फॉयल आता है, जिसमें हम लोग खाद्य पदार्थों को लपेटते हैं, रोटी वगैरह को लपेट कर रखते हैं, जिससे वह खराब नहीं होता है, गर्म रहता है। पेंट पाउडर यानी पेंट उद्योग में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है एल्युमिनियम का। इसके अलावा वायुयान, रेल कोच, बस, ट्रक एवं अन्य यातायात के साधन बनाने में ये एल्युमिनियम धातु है, एकदम हल्की धातु है, इसलिए वायुयान में इसका उपयोग किया जाता है। क्योंकि वायुयान में उसी धातु का उपयोग करना सही होता है जो हल्का है। अगर ज़्यादा भारी हो जाएगा हवाई जहाज़ तो उड़ने में उसको थोड़ा कठिनाई होगी, इसीलिए हल्का धातु का उपयोग वायुयान में किया जाता है। रेल कोच में यानी रेल के डब्बों में भी एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है उसे बनाने में। जो भी यातायात के साधन है, बस, ट्रक, कार वगैरह जो भी है, उसके बहुत सारे कल पुर्जे होते हैं जिसके बनाने में एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है। चलिए अब अगला है टीन। यहाँ देखिए टीन का कुछ बर्तन है पुराने ज़माने का। तो टीन जो है इसका अल्प भंडार बिहार के गया जिला में है। टीन का भंडार कहाँ है, गया जिला में। कहाँ है, गया जिला में है। इसका उपयोग क्या है टीन का, तो मिश्र धातु बनाने में। कौन चीज, मिश्र धातु बनाने में, मूर्ति बनाने में और बर्तन बनाने में। टीन का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो मिश्र धातु बनाने में, मूर्ति बनाने में और बर्तन बनाने में। टीन का भंडार कहाँ है, किस जिला में है, तो गया जिला में है। अल्प मात्रा में, यानी बहुत बड़ा भंडार नहीं है, छोटा है। चलिए अगला देखते हैं अभ्रक। अगला क्या है, अभ्रक। देखिए ये अभ्रक है। अभ्रक का ये खनिज है। देखिए अभ्रक कैसा दिखता है देखने में। तो भारत विश्व का प्रथम अभ्रक उत्पादक देश है, यानी पूरे विश्व में भारत जो है अभ्रक के उत्पादन में नंबर 1 है, पहले स्थान पर है। बिहार अभ्रक के उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। ये दोनों क्वेश्चन आप लोग को याद रखना है कि पूरे विश्व में अभ्रक का प्रथम उत्पादक यानी सबसे अधिक उत्पादन पूरे विश्व में अभ्रक का कौन देश करता है, तो अपना देश भारत है। अगर भारत में बिहार के बारे में पूछा जाए कि सबसे अभ्रक उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है भारत में, तो वह तीसरा स्थान है। कौन सा है, तीसरा स्थान है। ठीक है। बिहार में इसका भंडार यानी बिहार में अभ्रक का जो भंडार है वह गया, नवादा, जमुई तथा बांका जिला में है। कहाँ कहाँ पाया जाता है अभ्रक बिहार में, तो गया, नवादा, जमुई और बांका जिला में अभ्रक का भंडार है, खनिज है, जहाँ से इसे निकाल करके व्यावसायिक उत्पादन किया जाता है। अब देखते हैं उपयोग क्या है, अभ्रक का क्या उपयोग है। अभ्रक एक बहुत ही महत्वपूर्ण खनिज है। देखिए इस बहुत सारा उपयोग है इसका, जैसे बिजली एवं संचार संयंत्रों में, यानी बिजली का जो भी
बिजली से संबंधित इलेक्ट्रिकल जो भी पार्ट्स है उसका जो कल पुर्जा बनाने में अभ्रक का उपयोग किया जाता है। अभ्रक आप लोग देखे भी होंगे, आजकल जो आयरन आता है उसको खोलिएगा तो आयरन पहले का जो आयरन था उसमें कॉइल आता था, अब वो ख़त्म हो गया, उसमें अभ्रक लगाया गया है। और ये जो है अभ्रक जो है क्या होता है, बिजली संयंत्रों में इसका उपयोग किया जाता है, संचार संयंत्र में उपयोग किया जाता है। शीशा एवं सजावट के सामान में, शीशा एवं सजावट के सामान में अभ्रक का उपयोग किया जाता है। अभ्रक हम लोग सजावट के सामान के लिए भी खरीदते हैं। अभ्रक का बुरादा आता है जो हम लोग पार्टी फंक्शन में उड़ाते हैं, जो चमकता है, चिमचिम इधर उधर चेहरा उरा पे लग जाता है, लाल हरा पीला, तो वो सब सजावट के सामान में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद है अग्निशामक के रूप में। अग्निशामक के रूप में इसलिए क्योंकि अभ्रक जो है ताप का कुचालक होता है, यानी इससे आग अग्निशामक पदार्थ बनाने में अभ्रक का उपयोग किया जाता है। उसके बाद है अगला है रासायनिक उद्योगों में। अभ्रक का उपयोग रासायनिक उद्योगों में भी किया जाता है। बहुत सारे प्रोडक्ट यानी उत्पाद बनाने में अभ्रक का उपयोग किया जाता है। अगला है सेल खरी। अगला क्या है, सेल खरी। तो सेल खरी इसका भंडार गया, मुंगेर एवं नवादा जिला में पाया जाता है। सेल खरी का भंडार जो है गया, मुंगेर एवं नवादा जिला में पाया जाता है। सेल खरी कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो गया, मुंगेर एवं नवादा जिला में सेल खरी का भंडार पाया जाता है। इसका उपयोग देख लेते हैं। तो इसका उपयोग कागज, वस्त्र, पेंट, रबर, बर्तन, श्रृंगार इत्यादि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद है चीनी मिट्टी यानी चाइना क्ले। चीनी मिट्टी को क्या बोलते हैं, चाइना क्ले। तो चीनी मिट्टी जो है यह बिहार के मुंगेर और भागलपुर में पाया जाता है। चीनी मिट्टी का भंडार कहाँ पाया जाता है, मुंगेर और भागलपुर में। मुंगेर और भागलपुर में चीनी मिट्टी का भंडार पाया जाता है। चीनी मिट्टी एक मिट्टी जैसा ही है, एक अलग किस्म का मिट्टी है जिसे हम देख सकते हैं। देखिए ये जो है ये चीनी मिट्टी है। देखिए मिट्टी ही है लेकिन इसका प्रकार थोड़ा अलग है। और अभी जो बच्चों को खेलने के लिए क्रिएटिविटी करने के लिए जो क्ले है जिससे बच्चा कुछ कुछ अपना बनाते रहता है, उसका जो क्ले जो है वह चीनी मिट्टी से ही बनता है। जो रंग बिरंग बहुत सारे रंगों में बना करके उसको मार्केट में बेचा जाता है। बच्चा उससे विभिन्न प्रकार के आकृति बनाते हैं जिससे बच्चों में क्रिएटिविटी बढ़ती है। तो ये है चीनी मिट्टी। इसका उपयोग क्या है चीनी मिट्टी का, तो बिजली संयंत्र में यानी बिजली के उपकरण बनाने में, बोर्ड वगैरह जो आता है वो चीनी मिट्टी का भी बनता है। उसके बाद बर्तन बनाने में चीनी मिट्टी का कप बड़ा सुंदर प्यारा प्यारा बनता है। उसके बाद कागज एवं वस्त्र उद्योग में भी चीनी मिट्टी का उपयोग किया जाता है। अब अगला है चूना पत्थर, लाइम स्टोन। क्या बोलते हैं, लाइम स्टोन, चूना पत्थर, लाइम स्टोन। देखते हैं यह मुख्य रूप से कैमूर के पठार में पाया जाता है। मुख्य रूप से यह जो है इसका विस्तार जो है कैमूर और रोहतास जिला में है, लेकिन इसका अधिकांश भाग चूना पत्थर का कैमूर के पठारी में ही पाया जाता है। यह सीमेंट उद्योग का महत्वपूर्ण कच्चा माल है। यानी सीमेंट जो बनाया जाता है, सीमेंट बनाने में सबसे महत्वपूर्ण जो कच्चा माल है वह चूना पत्थर है। यानी बिना चूना पत्थर के सीमेंट का उत्पादन यानी सीमेंट बन ही नहीं सकता है। इसलिए यह जो है सीमेंट उद्योग का प्रथम महत्वपूर्ण कच्चा माल है। यानी सीमेंट बनाने में चूना पत्थर का ही उपयोग किया जाता है और चूना पत्थर को पीस करके उसमें विभिन्न प्रकार के और रासायनिक पदार्थों को मिला करके सीमेंट का
उत्पादन यानी निर्माण किया जाता है। तो कैमूर और रोहतास में चूना पत्थर का भंडार पाया जाता है। अभी बोले हैं कि अधिकांश भाग कैमूर के पठार में है, कुछ भाग रोहतास में भी है। चलिए, कैमूर और रोहतास में चूना पत्थर का भंडार है। रोहतास के डालमिया नगर में सीमेंट का कारखाना है। जाहिर सी बात है, जब चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का महत्वपूर्ण कच्चा माल है, तो जहाँ पे कोई भी उद्योग वहीं पे विकसित होती है या स्थापित होती है जहाँ पे उस उद्योग के लिए कच्चे माल की आपूर्ति आसानी से होती है। तो कैमूर और रोहतास में चूना पत्थर बहुत बड़ी मात्रा में है, इसलिए उसी क्षेत्र में रोहतास के डालमिया नगर में सीमेंट फैक्ट्री यानी सीमेंट उद्योग का विकास हुआ है। सीमेंट का कारखाना कहाँ पे है? डालमिया नगर। डालमिया नगर कहाँ है? तो रोहतास में है। किस लिए प्रसिद्ध है? तो सीमेंट बनाने के लिए सीमेंट के फैक्ट्री वहाँ पे स्थापित है। अब देखते हैं चूना पत्थर का उपयोग क्या है। तो है सीमेंट उद्योग में अभी बताए हैं चूना पत्थर का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग क्या है? सीमेंट बनाने में यानी सीमेंट उद्योग में। दूसरा, धातुओं के निष्कर्षण में। बहुत सारे धातु जो बनाया जाता है, निष्कर्षण किया जाता है, शुद्धिकरण किया जाता है, तो उसमें भी चूना पत्थर का उपयोग किया जाता है। उसका चीनी, कागज और उर्वरक उद्योग में, इन सभी उद्योग में भी चूना पत्थर का उपयोग किया जाता है। उसके बाद रासायनिक उद्योगों में भी बहुत सारे जो केमिकल फैक्ट्रीज है उसमें चूना पत्थर का उपयोग बहुत सारे रिएक्शन वगैरह और अन्य कार्यों में किया जाता है। तो ये देखिए, ये है लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर है। ये चूना पत्थर का फोटो है, इस तरह से चूना पत्थर दिखता है। यह चूना पत्थर जो है सीमेंट का प्रथम महत्वपूर्ण कच्चा माल है। इसके बिना सीमेंट का उत्पादन संभव नहीं है। अगला देखते हैं डोलोमाइट। क्या है? डोलोमाइट। देखिए, डोलोमाइट क्या है? तो यह मुख्य रूप से कैमूर के पठारी में पाया जाता है। डोलोमाइट कहाँ पाया जाता है? तो कैमूर के पठारी में पाया जाता है। ये देख सकते हैं, यह डोलोमाइट है, ये सब डोलोमाइट है। ऐसा ही देखता है डोलोमाइट। देखिए, ये सब पठार है, ये पठार है और ये डोलोमाइट का खनिज है। अब देखते हैं डोलोमाइट इसका उपयोग क्या है। डोलोमाइट का उपयोग क्या है? तो धातुओं के निष्कर्षण में, जैसे चूना पत्थर के बारे में बताया है कि उसी तरह से डोलोमाइट का उपयोग जो है धातुओं के निष्कर्षण में भी इसका उपयोग किया जाता है। डोलोमाइट का शीशा, कागज, उर्वरक उद्योग में वहाँ भी डोलोमाइट का उपयोग किया जाता है। स्टोन चिप्स यानी गिट्टी बनाने में। स्टोन चिप्स देखें, एक होता है पहाड़ी को तोड़ करके काला वाला गिट्टी जो आता है, जो जिससे घर वगैरह छत ढलाता है। एक गिट्टी आता है छोटा छोटा रंग बिरंगा, जिससे खूबसूरती बढ़ाने के लिए फर्श पे उसको बिछाया जाता है। वो गिट्टी छोटा वाला जो रंग बिरंगा आता है, उजला, हल्का ग्रे, इस सब टाइप कलर में जो आता है, स्टोन चिप्स बनाने में डोलोमाइट का उपयोग किया जाता है। अब अगला देखते हैं ग्रेफाइट। देखिए, ये है ग्रेफाइट। ये ग्रेफाइट का है फोटो। और ग्रेफाइट से हम लोग का जो पेंसिल है, हम बच्चे लोग लिखते हैं पेंसिल का जो ये लिखने वाला है वो मुख्य रूप से ग्रेफाइट का ही बना होता है। तो देखते हैं ग्रेफाइट क्या है। तो यह कार्बन का अपरूप है। यानी ग्रेफाइट किसका है? अपरूप। तो कार्बन का अपरूप है। इसमें हीरा भी कार्बन का अपरूप है, ग्रेफाइट भी कार्बन का अपरूप है। दोनों में थोड़ा सा अंतर होने के कारण ग्रेफाइट काला धूसर होता है और हीरा बेहद बेशकीमती और चमकीला होता है। दोनों कार्बन ही है, हीरा भी कार्बन है और ग्रेफाइट भी कार्बन है। बस दोनों के संरचना में थोड़ा सा अंतर के कारण इतना बड़ा भौतिक रूप से अंतर हो जाता है, एक काला धूसर और एक चमकीला। तो ग्रेफाइट क्या है? यह कार्बन का अपरूप है, जिसे काला शीशा भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है। कार्बन का अपरूप है हीरा और ग्रेफाइट दोनों। काला शीशा किसे कहा जाता है? ग्रेफाइट को। काला शीशा किसे कहा जाता है? ग्रेफाइट को।
यह विद्युत का सुचालक होता है, यानी इससे बिजली बह जाएगी, यानी इससे बिजली क्या होता है, तार में जैसे बिजली बह जाती है चलती है, इसी प्रकार ग्रेफाइट से भी बिजली बह जाती है, यानी बिजली का यह सुचालक होता है। यह बिहार के मुंगेर जिला में पाया जाता है, यानी ग्रेफाइट का जो भंडार है वह कहाँ पाया जाता है, बिहार के मुंगेर जिला में पाया जाता है। अब देखते हैं इसका उपयोग, ग्रेफाइट का उपयोग देखते हैं। तो पहला उपयोग है पेंसिल बनाने में, ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल बनाने में। दूसरा स्नेहक के रूप में, स्नेहक के रूप में, जैसे हम लोग स्नेहक के रूप में बहुत तेल ग्रीज वगैरह कहीं कहीं उपयोग करते हैं। उसी तरह भारी जो मशीन आता है, बहुत भारी भारी हेवी जो फैक्ट्रियों में मशीन लगा होता है, उसमें ग्रीजिंग के लिए यानी स्नेहक के रूप में वहाँ पे ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। अगला है इलेक्ट्रोड के रूप में, यानी ग्रेफाइट का उपयोग इलेक्ट्रोड बनाने में भी किया जाता है। उसके बाद परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में, परमाणु रिएक्टर जहाँ पे बिजली का उत्पादन किया जाता है, तो उसमें नियंत्रित रिएक्शन कराया जाता है, नियंत्रित कंट्रोल चेन रिएक्शन होता है यूरेनियम में, परमाणु रिएक्टर में, जहाँ पे उस रिएक्शन को नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। अगर ये नहीं रहेगा, अगर नियंत्रित नहीं होगा रिएक्टर में रिएक्शन, तो वो परमाणु बम का रूप ले लेगा। और नियंत्रित है तो बिजली बनेगा, अनियंत्रित हो जाएगा तो विस्फोट होकर के परमाणु बम का रूप ले लेगा। तो यहाँ भी परमाणु रिएक्टर में भी मंदक के रूप में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। चलिए अब अगला है एस्बेस्टस। हम लोग जानते हैं घरों के छतों पर जो एल्वेस्टर जिसको बोलते हैं हम लोग, ऐसी जो अस्थायी रूप से बनता है, वो एस्बेस्टस का ही बना होता है। देखते हैं यह खड़गपुर पहाड़ी एवं मुंगेर के आसपास के क्षेत्रों में पाया जाता है। एस्बेस्टस कहाँ पाया जाता है, तो खड़गपुर के पहाड़ी और मुंगेर के आसपास के क्षेत्र में पाया जाता है। इसका उपयोग देखते हैं, यहाँ पे देखिए एस्बेस्टस का जो है पाइप बना हुआ है, इसका बहुत सारा उपयोग है पाइप वगैरह बनाने में, पाइप बनाने में जो घरों में हम यूज किया जाता है पाइप। उसके बाद है अग्निशामक के रूप में, यानी ये तापरोधी होता है तो अग्निशामक के रूप में ये इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद रासायनिक उद्योग में, केमिकल फैक्ट्रियों यानी रासायनिक उद्योगों में भी बहुत सारे कामों में इसका उपयोग किया जाता है एस्बेस्टस का। अब आगे देखते हैं सोरा। सोरा यानी साल्ट पीटर, इसको क्या बोलते हैं, साल्ट पीटर। अंग्रेजी टाइम में साल्ट पीटर यानी सोरा के लिए बिहार बहुत फेमस था, क्योंकि इससे बारूद बनता था और बारूद से ही गोला बारूद, गोली बम वगैरह बनता था। इसलिए पटना जो है अंग्रेज टाइम में बहुत प्रसिद्ध था सोरा के लिए। किसके लिए, सोरा यानी साल्टपीटर के लिए। देखते हैं सोरा क्या है, तो यह सफ़ेद रंग का नमकीन पदार्थ है। यह देखने में कैसा होता है, सफ़ेद होता है और स्वाद में नमकीन होता है। यहाँ देखिए ये सोरा है, ये उजला उजला देख रहे हैं ना, ये मिट्टी के ऊपर ये परत जमा हुआ है। यह सफ़ेद रंग का नमकीन पदार्थ है जो बिहार के मैदानी भागों जैसे सारण, गोपालगंज, वैशाली, मुजफ्फरपुर इत्यादि जिलों में पाया जाता है। यानी ये सोरा जो है सफ़ेद नमकीन पदार्थ है जो बिहार के मैदानी भागों में ही पाया जाता है। मैदानी भाग कौन कौन है, कौन कौन सा जिला है हम लोग जानते हैं, जैसे सारण, गोपालगंज, वैशाली, मुजफ्फरपुर। इसके अलावा भी बहुत सारे जिला है जहाँ पे ये सोरा पाया जाता है। और ये जो है मिट्टी के ऊपर, और इसका खदान भी होती है, लेकिन मैदानी भागों में मिट्टी के ऊपर एक उजले रंग का परत जम जाती है जो स्वाद में नमकीन होता है। और ये इसी को क्या बोलते हैं, सोरा बोलते हैं। हम लोग गांव देहात में इसको कहीं कहीं नूनी टाइप का जो
नून जैसा यानी नमक जैसा जो परत जो निकल आते हैं मिट्टी के ऊपर, वो भी सोरा का ही रूप है। तो इसका उपयोग देखते हैं बारूद बनाने में। पहले ही बताया है कि अंग्रेज टाइम में, ब्रिटिश काल में पटना जो है सोरा के लिए प्रसिद्ध था, क्योंकि इससे क्या बनता है, बारूद बनता है। अब बारूद का उपयोग बम और गोली वगैरह बनाने में किया जाता है। इसके बाद है उर्वरक बनाने में सोरा का अगला उपयोग क्या है, उर्वरक बनाने में यानी रासायनिक खाद बनाने में। उर्वरक बनाने में और बारूद बनाने में सोरा का उपयोग किया जाता है। सोरा इस तरह से उजले सफ़ेद रंग का होता है, नमकीन, जो बिहार के मैदानी भागों में पाया जाता है। अब आगे देखते हैं सोना। सोना एक बहुमूल्य धातु है, हम लोग को पता है, और यह प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। मुक्त अवस्था का मतलब है कि यह जल्दी किसी से रिएक्शन नहीं करती, यानी जल्दी क्या रिएक्शन करती ही नहीं है खुद से। इसलिए प्रकृति में यह जिस अवस्था में यह है उसी अवस्था में रहती है। इसलिए सोने का आभूषण बनाया जाता है, क्योंकि यह अपने ही अवस्था में सदियों तक रह सकता है, किसी से रिएक्शन करके यह खराब जल्दी प्राकृतिक रूप से नहीं होगा। इसे रिएक्शन कराने के लिए वो इसमें कुछ हम लोग के द्वारा, मानव के द्वारा ही कुछ ऐड करेंगे, तब ये रिएक्शन करेगा, नहीं तो प्राकृतिक रूप से खुद से रिएक्शन नहीं करती है। और ये बहुमूल्य है, क्योंकि यह इसकी मात्रा बहुत कम है, यह चमकीला होता है और युगों युगों तक ये सुरक्षित रह सकता है। इसलिए यह क्या है, कीमती है। ठीक है, देखते हैं सोना के बारे में। एक और बात, सोना जो है, सोना को कितनों भी पीट देंगे, कितनों पतला चादर बना देंगे, बन सकता है और ये फटता नहीं है। इसलिए इससे आभूषण बनाना आसान हो जाता है और ये चमकीला होता है। चलिए, सोना मुख्य रूप से बिहार के जमुई जिला में पाया जाता है। सोना मुख्य रूप से बिहार के जमुई जिला में पाया जाता है। तो जमुई जिला के कहाँ पे, तो सोनो प्रखंड में, यानी मुख्य रूप से जमुई जिला के सोनो प्रखंड के करमटिया गांव में पाया जाता है। इसका व्यावसायिक उत्पादन अभी शुरू नहीं हुआ है। आज से 2-3 साल पहले ये जो सोना का खान जो जमुई जिला में खोजा गया है, वह चींटी सब खोज निकाली थी। ये सोना का खान चींटी सब खोजी थी। चींटी छोटा छोटा सोना का टुकड़ा लेकर के पीपल के पेड़ के पास से निकलती थी। वैसे ही धीरे धीरे कई दिनों तक होते होते लोगों का नज़र पड़ा, तब पता चला कि ज़मीन के नीचे सोना का खान है। वहीं से चींटी उसी से छोटा छोटा टुकड़ा काट करके चींटी जो है बाहर निकालती। तो जमुई जिला में जो सोना का खान खोजा गया है, उसमें चींटी का सबसे बड़का हाथ है। वही मुख्य रूप से चींटी ही सोना का खान को खोजने में सहायता की है। तभी यहाँ पे अभी तक इसका व्यावसायिक उत्पादन शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि इस खान से किसी भी खनिज का या धातु कोई भी खनिज का उत्पादन, उससे धातु में उत्पादन करना, उसमें टेक्नोलॉजी और बहुत सारे खर्च होते हैं, बहुत सारे टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है। तो इसलिए अभी यहाँ पे खनन कार्य अभी शुरू नहीं हुआ रहा है, लेकिन इस पे अभी बिहार सरकार द्वारा इस पे कार्य किया जा रहा है और जल्द ही यहाँ पे संभवतः जल्द ही यहाँ पे उत्पादन, सोना का उत्पादन शुरू हो जाएगा। उस पे कार्य चल रही है। चलिए, उपयोग, सोना का उपयोग कौन नहीं जानता है, सब लोग जानते होंगे सोना का कहाँ कहाँ उपयोग है। तो आभूषण बनाने में, यानी गहना बनाने में, मूर्ति बनाने में, सिक्का बनाने में। इसके अलावा सोना का चिकित्सा के क्षेत्र में भी बहुत इस चिकित्सा के क्षेत्र में दवा वगैरह इंजेक्शन बनाने में सोना का बहुत उपयोग है। बहुत उपयोग में आता है।
इसके अलावा बहुत सारे दवा है, उसको बनाने में सोना का उपयोग किया, सोना का राख यानी भस्म का उपयोग किया जाता है। दवा है, बहुत सारा दवा है, उसमें सोना का भस्म का उपयोग किया जाता है। भस्म मतलब राख, उसका उपयोग किया जाता है। अब है यूरेनियम। यूरेनियम के बारे में हम लोग अभी थोड़ा देर पहले इसी क्लास में डिस्कस किए थे। ये है यूरेनियम, देखने में इस तरह से होता है, बहुत ही कीमती धातु है ये। और ये क्या है, तो यह मुख्य रूप से बिहार के गया एवं नवादा जिला में अल्प मात्रा में पाया जाता है। पीछे भी बताए हैं कि यूरेनियम जो है गया और नवादा जिला में अल्प मात्रा में है। यहाँ से उत्पादन नहीं होता है यूरेनियम का, क्योंकि अल्प मात्रा में है और इसकी गुणवत्ता उतना अच्छा नहीं है। यूरेनियम का अधिकांश जो भंडार है वह झारखंड के जादूगोड़ा में है। देखते हैं इसका उपयोग क्या है। तो विद्युत उत्पादन में बताए हैं कि परमाणु रिएक्टर में यूरेनियम का उपयोग विद्युत के उत्पादन में किया जाता है। परमाणु बम यानी परमाणु विस्फोटक बनाने में किया जाता है और चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। यूरेनियम का कुछ समस्थानिक होते हैं जिसका उपयोग कैंसर वगैरह के इलाज में किया जाता है। यूरेनियम के कुछ आइसोटोप्स होते हैं, उसका उपयोग जो है कैंसर के इलाज में भी किया जाता है। आगे देखते हैं, चलिए। अब हम लोग खनिज देख लिए हैं, बिहार के खनिज। अब ऊर्जा के साधन देखते हैं। बिहार में ऊर्जा के कौन कौन से साधन हैं। तो बिहार में ऊर्जा का जो मुख्य साधन है वह ताप विद्युत है, यानी कोयला आधारित संयंत्र लगाए गए हैं जहाँ से बिजली यानी विद्युत का उत्पादन होता है। इसमें एनटीपीसी जो है यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन जो है वह बिहार में विभिन्न संयंत्र के विभिन्न जगहों पर संयंत्रों का संचालन करती है और विद्युत उत्पादन करती है। अब देखते हैं ऊर्जा के। अब पहला है जो है ऊर्जा का जो साधन है परंपरागत यानी अनवीकरणीय स्रोत है। इसमें देखते हैं कि परंपरागत क्या है। परंपरागत का मतलब जो परंपरा से चली आ रही है, जैसे परंपरा से यानी पुराने समय से चली आ रही, जैसे हम लोग लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम, इस सब के बारे में, ये सब जो परंपरा से इसका उपयोग करते आ रहे हैं। अभी आधुनिक यानी अभी के समय में हम लोग इसके अलावा, इन सभी के अलावा हम लोग पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा का भी ऊर्जा के रूप में, साधन के रूप में उपयोग कर रहे हैं। तो ऊर्जा के वैसे साधन जिसकी मात्रा सीमित है, इसके अधिकाधिक उपयोग से यह एक दिन समाप्त हो जाएगा। उससे क्या बोलते हैं, परंपरागत यानी अनवीकरणीय स्रोत, यानी फिर से इसका निर्माण करना संभव नहीं है। जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। कोयला का निर्माण, इसके कोयला के निर्माण के लिए लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। पेट्रोलियम के भी निर्माण में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। उसी तरह प्राकृतिक गैस है। इन सभी के निर्माण में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं और इसलिए इसकी मात्रा सीमित है। इसका अविवेक पूर्ण इस्तेमाल और अधिक से अधिक खर्च करेंगे, इस्तेमाल करेंगे तो ये एक दिन समाप्त हो जाएंगे। अब देखते हैं इसमें तापीय विद्युत, क्या इसमें देख रहे हैं आप, तापीय विद्युत। तो तापीय विद्युत अभी बताए हैं ये कोयला आधारित होती है, यानी परंपरागत स्रोत के अंतर्गत आता है तापीय विद्युत। इसमें क्या है, तो बिहार में एनटीपीसी यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन द्वारा कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र का संचालन किया जाता है। इससे क्या होता है, बिजली उत्पादन किया जाता है। बिहार के कहलगांव जो भागलपुर में है, कांटी जो मुजफ्फरपुर में है, बरौनी जो बेगूसराय में है, बाढ़ जो पटना में है और नबीनगर जो औरंगाबाद में है। इन सभी शहरों में, इन सभी जिलों के शहरों में, स्थानों पर यहाँ पे एनटीपीसी जो है ताप विद्युत संयंत्र स्थापित की है, संचालित कर रही है और विद्युत का उत्पादन भी कर रही है। ये देख ले, ये है, ये जो संयंत्र है ये है
भागलपुर कहलगांव एनटीपीसी का है, और ये मुजफ्फरपुर कांटी एनटीपीसी का संयंत्र है। ये हम लोग फोटो में देख सकते हैं। यहाँ से बिजली का उत्पादन होता है, कोयला आधारित ये सब संयंत्र है। अब आगे देखते हैं अब आगे है जल विद्युत परियोजना। अभी देखें, तापीय विद्युत देख लिए हैं, कोयला आधारित, और जल विद्युत जो है जल यानी बांध के द्वारा, जिसे बोलते हैं हाइड्रो पावर। देखते यह परियोजना BHPC यानी बिहार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन के द्वारा यह संचालित की जाती है। तो कहाँ? तो डेहरी, रोहतास, बारून, औरंगाबाद, वाल्मीकि नगर, पश्चिम चंपारण और कटैया, इन स्थानों पर बिहार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन के द्वारा जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई है, जिससे विद्युत का उत्पादन होता है। यहाँ पे देख सकते हैं हाइड्रो पावर प्लांट जो है इस तरह से बांध बना करके किस तरह से इससे विद्युत का उत्पादन किया जाता है। यहाँ पे एक मैकेनिज्म है हाइड्रो पावर प्लांट का कि कैसे जो है सो विद्युत जल से बांध बना करके और बांध के ऊंचाई से जल को गिराया जाता है। एक टरबाइन लगी होती है, टरबाइन में डायनमो होती है, टरबाइन से पंखी जोड़ी होती है, उस पंखी पे बहुत तेज गति से जल गिरती है, जिसके कारण जो है टरबाइन का पंखा बहुत स्पीड से नाचती है, और उस पंखी से जुड़ा होता है डायनमो और उससे मोटर। और डायनमो हम लोग को पता है, डायनमो जो है क्या करता है, इंड्यूस धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न करता है, और उस इलेक्ट्रिक करंट जो उत्पन्न करता है, फिर उसको कई गुना अधिक बढ़ा करके वहाँ से उत्पादन करके घरों के उपयोग के लिए यानी बिजली उपयोग के लिए वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है पावर सब स्टेशन के द्वारा, पोल और तार के मदद से। तो ये देख लिए क्या है जल विद्युत परियोजना क्या है। अब देखेंगे ऊर्जा के गैर परंपरागत यानी नवीकरणीय साधन। इसमें क्या है देखना है कि गैर परंपरागत यानी जो परंपरा से नहीं चली आ रही है, उसके बारे में हम लोग ज्ञान नहीं था और उसका उपयोग भी नहीं कर रहा था। ये अभी आधुनिक समय में उसके बारे में हम लोग जाने हैं, अब उसका उपयोग भी अच्छी तरह से करना शुरू कर दिए हैं। जैसे इसमें मुख्य रूप से सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस इत्यादि आते हैं। सौर ऊर्जा सोलर प्लेट्स के माध्यम से, पवन ऊर्जा पवन पंखी के माध्यम से, और बायोगैस यानी कचरों को जो है बायोगैस प्लांट में रख करके और उससे जो गैस निकलते उसमें मीथेन गैस की प्रधानता होती है, जो बायोगैस का इससे हम लोग विद्युत और अन्य ऊर्जा के साधन के रूप में करते हैं। इसके विकास के लिए बिहार सरकार तमिलनाडु सरकार से सहायता प्राप्त कर रही है। यानी ये जो पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा का जो विकास है, यानी कैसे इसका उपयोग किया जाए, कैसे इसका अधिक से अधिक विकास कर इससे बिजली का यानी ऊर्जा का साधन उपलब्ध कराया जाए, इसके लिए बिहार सरकार जो है तमिलनाडु सरकार से सहायता ले रही है और इसके विकास पर लगातार काम कर रही है। चलिए आगे देखते हैं ऊर्जा के परंपरागत एवं गैर परंपरागत साधन में अंतर, यानी दोनों में परंपरागत स्रोत और गैर परंपरागत स्रोत में क्या अंतर है अभी देखते हैं। पहला पॉइंट है इसकी मात्रा सीमित है। किसकी? तो परंपरागत स्रोत की मात्रा सीमित है, यानी एक दिन समाप्त हो जाएगा, और गैर परंपरागत में इसकी मात्रा असीमित है, यानी ये कभी समाप्त नहीं होगा। दूसरा, इससे प्रदूषण उत्पन्न होता है। जाहिर है कोयला पेट्रोलियम वगैरह को जलाने से धुआं निकलता है और इससे प्रदूषण होता है। और गैर परंपरागत इससे प्रदूषण नहीं होता है, क्योंकि ये प्रदूषण इससे होगा ही नहीं, क्योंकि ये सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा का उपयोग करता है। तीसरा, यह महंगा होता है। कोयला पेट्रोलियम वगैरह
ये महंगा है, इसके उत्पादन में भी बहुत सारा खर्च है, इसलिए महंगा है। और ये सस्ता है। तो गैर परंपरागत जो है यह क्या है, सस्ता होता है। इसमें मुख्य रूप से गैर परंपरागत स्रोत में मुख्य रूप से कौन कौन आता है, तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आता है। और गैर परंपरागत में मुख्य रूप से सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और बायोगैस आते हैं। इस तरह से आप लोग इसको अच्छा से देख लीजिएगा, दोनों में अंतर है। अब इस तरह बिहार प्राकृतिक संसाधन जो ज्योग्राफी का 10वां चैप्टर था वह समाप्त हो गया है। अब अगला क्लास में हम लोग इससे संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट MCQ होंगे, वन लाइनर जो ऑब्जेक्टिव होंगे, जो परीक्षा के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, वो अगला क्लास में देखेंगे। फिर इसके आगे जो बिहार का एक और चैप्टर है वो ख़त्म करेंगे, फिर दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे इसका। चलिए, तो आप लोग इसको अच्छा से, आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। इसको समझ करके थोड़ा इसको कॉपी पर लिखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा, बहुत हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम में। चलिए फिर आगे मिलते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आते हैं। तब तक के लिए चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।